नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से। जीवा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से नेपाल पहुंची है यूपी पुलिस की टीम। काठमांडू के होटल में सुपारी मिलने की बात सामने आई है। काठमांडू के होटल में पुलिस की टीम पहुंची हुई है। शूटर विजय ने बताई थी सुपारी की बात। 25-26 मई को होटल में था शूटर विजय। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखी है। काठमांडू जाकर अब पुलिस की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी एक साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट? न्यूज़ 18 ने पहले भी एक वीडियो चलाया था जिसमें विजय यादव जो शूटर है वो ये बात कबूल रहा है कि वो नेपाल से लखनऊ आया था और नेपाल के होटल में उसको 20 लाख रुपए में जीवा की सुपारी मिली थी। तो जो शुरुआती उसका बयान था उसके आधार पर ही पुलिस की एक टीम नेपाल के काठमांडू पहुंची है और जिस होटल का उसने नाम बताया था उस होटल तक पहुंच गई है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 25 और 26 मई को विजय की उस होटल में होने की तस्दीक भी हुई है। हालांकि ये बात अभी भी साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विजय उस होटल में काम करता था, लेकिन उस होटल में उसकी किससे मुलाकात हुई और किसने 20 लाख रुपए में जीवा की सुपारी दी, क्योंकि ये जो नाम असलम बता रहा है उस असलम नाम के किसी भी युवक की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो भी उस दिन होटल में मौजूद था, और अगर मौजूद था तो क्या उसकी मुलाकात हुई और उसने सुपारी दी है नहीं। ऐसी तमाम बातों की पुष्टि में पुलिस अभी लगी है। तो वहीं आज विजय को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। उसको कस्टडी रिमांड में लेने के लिए पुलिस की ओर से अर्जी दाखिल की गई। उस पर आज बहस होगी और ऐसा हो सकता है कि बहस के बाद कोर्ट कोई फैसला ले। विजय कस्टडी रिमांड में आज मिलता है या नहीं मिलता है, तो कितने दिन के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि विजय यादव ने नेपाली सिम का ही इस्तेमाल किया था और यही वजह है कि अब टीम वहां पर पहुंचकर छापेमार कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ते पहलवानों के आरोप पर दिल्ली पुलिस सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच करी जा रही है। जल्दी ही पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कहना है वो कांग्रेस पार्टी की साजिश के शिकार हो गए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी साजिश कांग्रेस पार्टी ने की थी जिसके वो शिकार हुए हैं। इससे वो क्या कहना चाहते हैं, बृजभूषण शरण सिंह ने ये पलटवार किया है एक तरह से, और जल्दी ही अब चार्जशीट भी पेश की जाएगी। जल्दी पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। उत्तरकाशी के गांव पुरूला से मुसलमानों के पलायन और मकान और दुकान खाली करने के अल्टीमेटम पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, राष्ट्रीय महासचिव हाफिज नूर अहमद अजहरी, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सैयद अशरफ कादरी ने संयुक्त रूप से पीएम मोदी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को चिट्ठी लिखी है। पत्र में उत्तराखंड में मुसलमानों के पलायन को लेकर चिंता व्यक्त की है। ने एक पोस्टर लगा दिया मुस्लिम दुकानों पर, मकानों पर कि मुसलमान 15 जून से पहले अपना मकान दुकान खाली कर लें। तो वहां पर मुसलमानों में दहशत कायम है और मुसलमान पलायन कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा को पत्र लिख करके गंभीर सूरत हाल को अवगत कराया है और उनसे खदशा जाहिर किया है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए और मुसलमान जो पलायन कर रहे हैं खौफ और दहशत से, डर से, उस खौफ और दहशत के माहौल को खत्म किया जाए। और अब बद्दों के नापा कनेक्शन की बात कर लेते हैं, जहां गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण करने के मामले में मास्टरमाइंड बद्दों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पुलिस ने 250 से ज्यादा सवाल पूछे हैं। किसी शातिर अपराधी की तरह बद्दों ने सवालों के जवाब नहीं दिए। पूछताछ के दौरान बद्दो खुद को बेगुनाह बताता रहा। डेटा रिकवर के बाद ही पुलिस बद्दो की रिमांड लेगी। शहनवाज उर्फ बद्दो फरारी के दौरान गूगल से सीखता था। पुलिस इंटरोगेशन से बचने के तरीके
पुलिस को बद्दों के मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। बद्दों के मोबाइल में पाकिस्तान के 30 नंबर फीड मिले हैं। साथ ही 6 पाकिस्तानी मेल आईडी मिले हैं। पीओके के एक छात्र की मार्कशीट भी मिली है पुलिस को। पुलिस बद्दों पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रखी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब जब डेटा रिकवर पुलिस कर लेगी तभी जाकर कोई बड़े खुलासे हो सकते, क्योंकि सारा डेटा बद्दों ने डिलीट कर दिया था। अमित राणा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, पुलिस इंटरोगेशन के बारे में भी वो सीखा करता था गूगल से कि कैसे जब पुलिस इंटरोगेशन करेगी तो उसका जवाब देना, यानी कि उसको अपना अंजाम पता था। क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए नलिनी, आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हैरानी करने वाली बात तो ये आई थी कि गेमिंग ऐप के जरिए ही छात्रों का धर्मांतरण किया जा रहा था। जैसे ही बद्दों को पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले तकरीबन 6 से 7 घंटे की पूरी पूछताछ चली थी, जिसमें गाजियाबाद पुलिस थी, आईबी की टीम थी, नोएडा एटीएस भी इसमें शामिल थी, एलआईयू के लोग भी इसमें शामिल थे। तकरीबन 250 से ज्यादा सवाल पूछे गए। इस दौरान जो ठीक है, तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, पाकिस्तानी मेल आईडीज के बारे में पता चला है और तमाम ऐसी खुफिया चीजें जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। हालांकि जब डेटा रिकवर होगा तभी जाकर कोई बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। और झांसी में भी ऑनलाइन धर्मांतरण से जुड़ा मामला सामने आ चुका है। सोशल मीडिया में धर्मांतरण से जुड़ी पोस्ट को वायरल किया गया है। हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाने का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किए गए हैं। हिंदू धर्म की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। मामला बबीना थाना क्षेत्र का है। यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से लगे जिलों के मदरसों की जांच शुरू कर दी है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी को जांच में लगाया है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की मांग की है। जांच में मदरसों के हालात और उनकी आमदनी के बारे में भी पता लगाया जाएगा कि कहां से आमदनी हो रही है। जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जांच टीम में 9 जिलों का दौरा करके रिपोर्ट सौंपेंगी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश शहजाद अंसारी ने कहा है कि हमारी टीम जिलों में जाकर मदरसों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एसपी और बीएसपी पर भी निशाना साधा है। जो नेपाल सीमा से जुड़े हुए सटे हुए मदरसे हैं, वहां पे अब सरकार पड़ताल कराएगी कि वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, या अन्य सुविधाओं को लेकर भी पड़ताल कराई जाएगी। तमाम बिंदुओं पर ये पूरी पड़ताल होगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये धरातल पे काम करने वाली, ठोस काम करने वाली सरकार है। खासतौर पर हमारे अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से लेकर अब तक लगातार ईमानदारी से तमाम वो प्रयास किए, जिससे आज अल्पसंख्यक समाज तरक्की की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर मदरसा शिक्षा की बात की जाए, जहां पिछली सरकारों में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उस सरकार में मदरसा शिक्षा को केवल खिलवाड़ का एक साधन बनाया गया। हमारी योगी सरकार ने सुनिश्चित किया कि मदरसा शिक्षा में हम आधुनिक शिक्षा को जोड़े, हमारा बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़े। और आज योगी सरकार के ही प्रयास का नतीजा है कि मदरसों के बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है। मदरसे का बच्चा मदरसा शिक्षा लेकर समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है। हमने अधिकारियों को अपने सीधा निर्देशित किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हमें केवल लखनऊ में बैठ के नहीं, हमारे मंत्री भी, हमारे अधिकारी भी जिलों जिलों में जाकर जिले की स्थिति देखें, ग्राउंड की स्थिति देखें, ग्राउंड की रिपोर्ट देखें और जहां जो कमी हो उस कमी को तुरंत दूर करने का काम करें, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य मथुरा के महेश्वर धाम पहुंचे। यहां पर वो श्री राम महायज्ञ में शामिल हुए और हवन भी किया। इसके बाद आचार्य परमहंस दास ने एक हिंदू राष्ट्र को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आचार्य परमहंस ने कहा है कि 7 नवंबर तक सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, वरना संत हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम और ईसाई समाज के लोगों के खिलाफ विवादित टिप्पणी भी की। अगर
शांति से ये लोग मान जाएंगे तो कोई बात नहीं है, घर वापसी के लिए भी रास्ता खुला है। और अगर शांति से नहीं मानेंगे तो हमारे हथियार भी तैयार हैं और जितने भी कसाई और ईसाई हैं इनको हमारी चुनौती भी है कि अगर गाय का मांस खाओगे, अगर बहन बेटियों की हत्या करोगे तो उसकी रक्षा के लिए हम हथियार, हमारे जो है हमारी संस्कृति रही है, हमारे प्रभु राम ने जो है हथियार उठाया, भगवान कृष्ण ने हथियार उठाया, माँ दुर्गा काली ने हथियार उठाया और अब हमारे संत हथियार उठा चुके हैं, सिर्फ उनको इशारा करने की देरी है। और लखनऊ में सीएम योगी ने 1745 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। सीएम योगी ने सभी स्टूडेंट को टैबलेट वितरित किए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी बोर्ड नकल की वजह से बदनाम था, लेकिन हमारी सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। सीएम योगी ने कहा नकल माफिया समाज के दुश्मन हैं। पहले यूपी बोर्ड की परीक्षा में 3-3 महीने का वक्त लगता था, लेकिन अब परीक्षा तय वक्त पर पूरी होती है। देखा होगा कि यूपी के लगभग 15,000 बच्चे कोटा राजस्थान में फंस गए थे। बाद में मुझे स्पेशल बसेज भेजनी पड़ी वहां से उन बच्चों को लाने के लिए। ऐसे ही प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज से भी हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को भेजा, इसलिए मैं आज परिवहन मंत्री को भी बुलाया हूं कि परिवहन मंत्री भी परिवहन निगम की बसेस से फिर उन बच्चों को वहां से निकाल करके फिर उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया था। परिणाम हमारे सामने था उस समय कि भविष्य में अगर कभी कोई ऐसा संकट आए तब हमें क्या करना चाहिए। और तब हम लोगों ने इस बात को तय किया था कि हम लोग अभ्युदय के नाम पे कोचिंग संस्थान चलाएंगे। अभ्युदय का जो शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक उत्कर्ष, यानी सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रदर्शित हो। ये कोचिंग संस्थान भी उसी प्रकार के। यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं, वहां पर उनके विषय विशेषज्ञ के रूप में कौन होते हैं? जो स्वयं आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीडीओ के रूप में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जनपद में काम कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी अपने संगठन में फेरबदल करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ चेहरे राष्ट्रीय संगठन में भी नजर आने वाले हैं, जिस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। और इस फेरबदल के पीछे का मकसद भी स्पष्ट है, यानी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक बदलाव से चुनाव जीतने की तैयारी है। रिपोर्ट देखें। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस कर रही है, खासकर उन सीटों पर जहां जातीय समीकरण का खास प्रभाव है। यानी उन सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी अब नई रणनीति पर काम कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन और केंद्र सरकार में होने वाले विस्तार में यूपी से कई चेहरे शामिल होंगे। तो यूपी बीजेपी संगठन में भी बदलाव संभव है। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव, संगठन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। बीजेपी के प्रभारी को बदला जा सकता है। नए प्रभारी के लिए सीआर पाटिल का नाम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम शामिल। यानी 2024 का चुनाव जीतने के लिए हर मोर्चे पर बदलाव की संभावना है, जिससे जीत का ग्राफ और तेजी से ऊपर जाए और 80 के टारगेट को फतेह किया जा सके। तो दूसरी तरफ टीम नड्डा में यूपी के कई चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। टीम नड्डा में यूपी के कई चेहरे, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम, बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह, एमएलसी अश्विनी त्यागी का नाम भी। ये वो नाम है जिसे 24 में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और टीम नड्डा में शामिल होकर जातीय और क्षेत्रीय एजेंडे को सेट करने की रणनीति पर काम करना होगा। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश केंद्र है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बेहतर रहे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है,
उसमें उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व दिया जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो नड्डा की नई टीम यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन की नई टीम बनेगी, उसमें भी उत्तर प्रदेश के कई चेहरे शामिल होंगे। जहां एक तरफ मिशन 80 के लिए नई टीम जल्द ही तैयार होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सभी लोकसभा सीट पर जनसभा कर रही है। बीजेपी ने जिन 14 सीटों को रेड जोन में रखा है, वहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मा संभाल लिया है और ऐसे में दोनों जल्द ही यूपी के सियासी मैदान में नजर आने वाले हैं। शीर्ष नेता तो हमारा वो दूर तक की सोच करके चलते हैं और दूरगामी परिणाम उसका आता है। उस समय जब निर्णय आता है तो हो सकता है जब कभी कभी हमें भी लगता है अजीब सा, लेकिन जब उसका परिणाम सामने दिखता है तो लगता है कि अच्छा निर्णय था। तो शीर्ष नेतृत्व तो हमारा दूर की सोच करके उसका दूरगामी परिणाम आते हैं, ऐसी सोच का निर्णय लेते हैं और उसी तहत हम लोग सब काम करते हैं। 2019 के चुनाव में मैं समझता हूं सपा, बसपा और लोक दल, जो तीनों मुख्य विपक्षी दल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वह एक बैनर तले आए। लेकिन हमारा जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का तो वो उत्तर प्रदेश की महान जनता के साथ था। उसी का परिणाम है कि हम 60 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 के चुनाव में जीते। और जैसा कि वो कह रहे हैं, वो हमेशा कहते ही रहते हैं, मैं समझता हूं कि एक तरफा 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम हम सब कर रहे हैं। यानी यूपी से दिल्ली तक बदलाव कर चुनाव जीतने का प्लान काफी दमदार है और इसे और असरदार बनाने के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह खुद मोर्चे पर नजर आएंगे, तो पीएम मोदी भी जल्द ही यूपी में हुंकार भरेंगे। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और यूपी में अलीगढ़ के नाम बदलने को लेकर काफी ज्यादा वक्त से सियासत तेज है। अब बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी अलीगढ़ के नाम को लेकर बयान सामने आ गया है। अपने भक्तों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो तभी अलीगढ़ आएंगे जब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा। रिपोर्ट देखें। लेकिन हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो पहले नशा बंद किया जाए, भारत के राष्ट्र हितैषी कार्य करने वालों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भी बोलते हैं उसकी गूंज पूरे देश में सुनी जाती है। उनकी बोली गई एक एक बात को उनके समर्थक हाथों हाथ लेते हैं, तो वहीं वो विरोधियों के निशाने पर भी आ जाते हैं। बाबा का नया बयान सामने आया है जो कुछ लोगों को खुश कर सकता है तो कईयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को यूपी के अलीगढ़ शहर का नाम रास्त नहीं आ रहा। अलीगढ़ के नाम बदलने को लेकर यूपी में काफी समय से सियासत हो रही है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इस मुद्दे पर कूद गए। बाबा ने कहा कि अलीगढ़ को हरिगढ़ बना देंगे। कभी भगवान ने चाहा हम आएंगे, लेकिन उसके पहले सभी अलीगढ़ वासियों से प्रार्थना है जब इसका नाम हरिगढ़ रखवाएंगे। अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में खीरेश्वर धाम के पास हरिदासपुर में बाबा अपने भक्तों से बात कर रहे थे। इसी दौरान बाबा की जुबान से अलीगढ़ का नाम बदलने की बात निकली। हरिगढ़ नाम रखने के लिए बाबा ने शासन प्रशासन से अपील कर डाली। हरिदासपुर में एक नामी कथावाचक श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। कथा में हिस्सा न ले पाने को लेकर अपनी असमर्थता जताते हुए बागेश्वर धाम सरकार की पीठाधीश्वर ने ये बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बाबा के हरिगढ़ वाले बयान के बाद उनके समर्थकों का जोश भी हाई है। मानने में असमर्थ है, यजमान परिवार को यहीं से महिला आशीर्वाद है और अनुज को व्यासपीठ को धन्यवाद प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए यही कहना है, पुनः कभी भगवान ने चाहा हम आएंगे, लेकिन उसके पहले सभी अलीगढ़ वासियों से प्रार्थना है जब इसका नाम हरिगढ़ रखवाएंगे। हरिगढ़ हरि की भूमि हो जाए, हरि की नगरी हो जाए, हरि की नगरी में हर यानी महादेव महादेव के अवतार की चर्चा करने में बड़ा आनंद है। इसलिए आप सबको आशीष हो बहुत जरूरी है। सनातन से जुड़े हर मामले पर अपनी बेबाक राय रखने वाले बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी मुखर हैं। बाबा ने पिछले दिनों फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र करते हुए सनातन धर्म पर किताब लाने का ऐलान किया था। वहीं अब उनका अलीगढ़ का नाम बदलने वाला बयान सामने आया है जो बहुत वायरल हो रहा है। देश में पिछले कुछ सालों में कई शहर और रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं।
और अब अलीगढ़ के नाम पर चर्चा हो रही है। हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। अलीगढ़ जिला पंचायत की बैठक में नाम बदले जाने को मंजूरी दे दी गई है। अब देखना अहम होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। बाकी सुधार के मानते हो, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, हम तो पूरे भारत को जगाने निकले। जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाबा बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश भर में घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रहे हैं। बाबा के एक के बाद एक दिव्य दरबार लग रहे हैं और वहीं से वो सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार करते हैं। उनके दरबार में लाखों भक्तों की भीड़ पहुंचती है। अब उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है। जाहिर है अब विवाद भी जरूर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।